सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 टीकाकरण के सफलतम 1 वर्ष के बारे में। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ था और 1 साल में लगभग 160 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार करना अपने आप में ऐतिहासिक है। देश ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। सबसे ज्यादा कोविड टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सफल टीकाकरण के 1 साल पर आपको बहुत बहुत बधाइयां। और पहला सवाल ये है कि 1 साल और 1000 चुनौतियां, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष रहा है का 2021, और इनको कुछ मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कांटों का ताज था 21 की जनवरी, फूलों का हार है अब 22 की जनवरी। चुनौतियाँ भरपूर थी 21 की जनवरी, जीत का एहसास है 22 की जनवरी। हमने देखा था एक सपना 21 की जनवरी, वो सच कर दिखाया है 22 की जनवरी। टीके दुश्मन अभिशाप थे 21 की जनवरी, टीके दोस्त तो वरदान है 22 की जनवरी। कोरोना हारेगा हम जीतेंगे, टाइटल सॉन्ग था 21 की जनवरी, जीत कर हमने दिखाया है 22 की जनवरी। जब हम चले थे अकेले ही थे 21 की जनवरी, रास्ते बनते गए कारवां जुड़ता गया 22 की जनवरी। कोरोना महामारी आफत थी 21 की जनवरी, कोविड-19 वैक्सीन राहत है 22 की जनवरी। यही पंक्तियों के माध्यम से अपनी दिलो इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश की समस्त नागरिकों का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत ही सशक्त नेतृत्व देते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया और बहुत बड़ी विभीषिका से लड़ाई का अंतिम अस्त्र टीका, टीका और टीका पूरे साल भर चलाकर हमने सुरक्षित जीवन सबको पहुंचाया है। वाकई सार गर्भित कविता के माध्यम से आपने बता दिया है कि 2021 की जनवरी और 2022 की जनवरी में बहुत अंतर आ गया और हम लोग काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। सर, जो डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय से हमें मिला है उसमें 1 साल में 156 करोड़ वैक्सीनेशन, यानी हर दिन औसतन देखा जाए तो 42 लाख से ज़्यादा टीके लगे हैं। ये एक असाधारण उपलब्धि है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रारंभ में जब वैक्सीन आई थी, क्योंकि बहुत ही जल्दी तैयार की गई थी और बहुत ही कम निर्माता थे, तो शुरू में कठिनाई थी कि हमारे पास डोज उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। और जैसे ही हमारे को डोज मिलना चालू किया, आपने देखा होगा कि भीड़ का अंबार था, संभाले नहीं संभल रही थी। लास्ट में ये हुआ कि एकदम से 2021 अप्रैल मई में एक बीमारी की लहर आई, काफ़ी लोग बीमार ग्रसित होकर अस्पताल भी गए। तो एक गलत भय, भ्रांति और भ्रामक जानकारियों का एक वातावरण निर्मित हो गया कि कहीं ये वैक्सीन के कारण तो बीमारी और मौत तो नहीं हो रही है। उसको हमें वापस पटरी पे लाने के लिए बहुधा पूछे जाने वाले सवाल और तथ्यात्मक जानकारी, एक मुहिम छेड़ना पड़ी पूरे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से। हमारी जितने सामाजिक संगठन हैं, हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उसके माध्यम से, साथ में हम कॉलेजिएट स्टूडेंट्स को भी हमने जोड़ा। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की 37 लाख महिलाओं को जो 44,000 गाँव में स्थापित हैं, उनके माध्यम से समाज को, और साथ में साथिया एक ग्रुप हैगा वॉलंटियर्स का, आपको मालूम है 15 से 19 साल का, RKS के प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उनको हमने सब जानकारी उपलब्ध करा के और लोगों को वापस जैसे ही जोड़ना चालू किया, तो इतिहास कदम दर कदम बढ़ते रहे। महाअभियान में देश में हमने टॉप किया था। प्रेग्नेंट वुमेन का जो टीकाकरण कार्यक्रम है, 6,70,000 महिलाओं को लगा के अब देश में हम अव्वल हैं, और फिर तो एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। बिल्कुल, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने टीकाकरण को लेकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। कोविड के पहले और दूसरे डोजेस को लेकर भी मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। चाहूंगी कि विस्तार से बताइए कि कैसे मुमकिन हो पाया, स्वास्थ्य विभाग ने इसके पीछे कितनी मेहनत की है, आप सबकी कितनी मेहनत रही है? देखिए, जैसे ही प्रारंभिक साल के प्रारंभ में ये जानकारी हुई कि आपको अपनी तैयारियां पूरी करनी है, तो सबसे पहले हमारी जो व्यवस्था होती है रीढ़ की हड्डी कोल्ड चेन के अंतर्गत, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में 20 लाख बच्चों, 22 लाख गर्भवती माताओं का ही टीकाकरण होता था, मगर 5 करोड़ 49 लाख हितग्राही हमारे
कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत चिन्हित किए गए थे 18 साल से अधिक आयु के। इतनी बड़ी तादाद में और इतना वैक्सीन रखरखाव के लिए हमने एक एसटीडी का फार्मूला निकाला, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया पूरे प्रदेश में जी। और हमें भारत शासन ने जब जब जो डिमांड किया वो पूर्ति की। हमें 500 हमें आइसलाइन रेफ्रिजरेटर मिले, हमें वॉकिंग कूलर हमें स्थापना मिली संभागीय मुख्यालयों पे, हमें अतिरिक्त वाहन सुविधा भी उपलब्ध हुई। जी। और जो चुनौती सबसे बड़ी आई वो रात में अगर 9 बजे वैक्सीन थी हमारे हाथ में एयरपोर्ट पे, जी जी। उसको हमें 1000 किलोमीटर दूर अंतिम जिला सिंगरौली तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। वाकई। मगर रात भर हम लोगों ने एक रिले रेस गाड़ियों की, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय सभी गाड़ियों का एक रिले रेस स्थापित किया था और वो वैक्सीन पहुंची। दिल को बहुत सुकून था, मन को चैन था कि हमारे हितग्राहियों तक हम वैक्सीन पहुंचा पाए। वाकई ये बहुत ही सुकून की बात है कि जहां गाड़ियां पहुंच नहीं पाती थी वहां साइकिलों से वैक्सीन पहुंचाई गई है, हर दूरांचल तक वैक्सीन पहुंचाई गई है ताकि कोरोना को पराजित किया जा सके। और काफ़ी हद तक हमने ये पराजित किया है और आगे भी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखा जाए तो जो किशोरों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है उसमें भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, देखिए हम लोग ने 15 से 17 साल की आयु वर्ग है, युवा युवतियाँ बहुत दिनों से इंतजार में थी और हमें ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत उत्साही है और बहुत ऊर्जावान है हमारा युवा संवर्ग। हमने जैसे ही उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे जानकारी उपलब्ध की, मीडिया के माध्यम से जानकारी उपलब्ध की, उनके पेरेंट्स के माध्यम से मीटिंग कराई, टीचर्स की, प्राचार्यों के माध्यम से उनको जब जानकारी दी कि आपका 3 जनवरी से टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत अनुशासित ढंग से हमारा ये टीकाकरण कार्यक्रम है, अभी चल रहा है। 48 लाख जो हमें लक्ष्य भारत शासन ने दिया है, लगभग 33 लाख कवरेज हमारा हो गया है 68% का, और शेष भी हम भी शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। हमने इसमें वो भी बालक बालिकाएं जोड़ी हैं जो शाला त्यागी हो जाती हैं, वो या तो हमें आंगनवाड़ी पे उपलब्ध हो रही हैं या घरों पे उपलब्ध हो। तो हम घर घर टीकाकरण अभियान भी चला के एक भी हमारा 15 से 17 साल का आयु वर्ग का ना छूटे ये प्रयास कर रहे हैं। वाकई सर, बेहद ही अच्छी पहल है। सर ये भी कहना चाहेंगे कि देखा जाए तो इतनी विशाल जनसंख्या का टीकाकरण करना था तो प्रदेश में ट्रेंड मैन पावर एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि आज हम 1 साल वैक्सीनेशन का सफल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर चुनौतियाँ जो रही हैं उन पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो इससे कैसे निपटा गया? ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि हम एक इतने बड़े टीकाकरण अभियान में प्रशिक्षित मैन पावर कहाँ से लाते। तो हमने एक वैक्सीनेटर्स का पूल निर्माण किया था। हमारे जो प्रशिक्षित ऑलरेडी हमारे प्रशिक्षित ANM थी, स्टाफ नर्स थी, फिर हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी जोड़ा। इसमें हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट आई है करीब 7000, उनका भी सहयोग मिला। हमें चिकित्सकों का भी सहयोग इसमें लेना पड़ा। तो पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि हमने चिकित्सकों को भी एक वैक्सीनेटर के रूप में इस्तेमाल किया है। और सभी हमारे जिन से हमने सहयोग, चाहे वो स्वयंसेवी संस्था हों, शासकीय अशासकीय हमारे चिकित्सक गण हों, सभी ने इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को, जिन्होंने दिन और रात एक किया, सुबह से लेकर रात तक लगातार कभी उफ नहीं किया और टीका लगाते रहे। वाकई बिल्कुल ये सही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी अपनी मेहनत से, पूरी तन्मयता से इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाया है। सर देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे थे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाना कितनी बड़ी चुनौती थी। इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे AVD अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को। 5000 हमारे उत्साही युवा हैं जिनको हमने चिन्हित कर रखा है, प्रशिक्षित कर रखा है कि वैक्सीन को जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जिसको कोल्ड चेन पॉइंट बोलते हैं, वहाँ से दूरस्थ क्षेत्रों में जाके वैक्सीन को पहुँचाना समय सीमा में। जी। तो वो ठिठुरती ठंड में भी, ओस में भी अपनी मोटर बाइक रोके नहीं है। वो लोग दूरगामी क्षेत्रों में, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए और समय पे एक बड़ा जुनून था, जोश और जज्बा देखने मिला है इस पूरे कार्यक्रम में भी।
बिल्कुल। डॉक्टर संतोष, टीकाकरण की एक विशाल जनसंख्या बताती है कि देश के लोगों ने स्वास्थ्य महकमे पर विश्वास तो बहुत जताया है और इस प्रक्रिया में इसीलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आगे भी ले रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक जनसंख्या ऐसी भी है जिनके मन में अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं, भ्रम हैं, उनके कुछ सवाल हैं। तो वो सवाल मैं ले रही हूँ, चाहूँगी कि आप उनके भ्रम को दूर करें और ताकि जो ये हमारा टीकाकरण का अभियान है, ये और आगे तेज़ी से बढ़े और हम लोग जल्दी से पूरे वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो उनमें हम्म। पहला सवाल ये है कि अगर मुझे पहले ही कोविड-19 हो चुका है और मैं ठीक भी हो गया हूं, तो क्या मुझे अभी भी कोविड-19 का टीका लगवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल हाँ, इसलिए है कि हमने जो प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी डेवलप की है वो एक समय सीमा हुँ, होती है, और ये जो हमारा वैक्सीन के माध्यम से इम्यूनिटी है ये डबल डोज का काम करेगी आपको। जी, और आपको मालूम है कि टीकाकरण जब हम करते हैं तो 6 से 9 महीने तक हमारे शरीर में अगर दोनों टीके प्राप्त कर लिए हैं तो हुँ, इम्यूनिटी बनी रहती है। और ये इतनी विकराल रूप से वायरस का निर्माण हुआ है हुँ, वातावरण में कि उससे हमें सिर्फ एक छोटी सी इम्यूनिटी के साथ नहीं, पूरी इम्यूनिटी के साथ लड़ना बिल्कुल। होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा सवाल लेती हूँ कि यदि मुझे वर्तमान में कोविड-19 है, तो क्या मुझे अभी भी टीका लगवाना चाहिए? अभी फ़िलहाल में जब आप हुँ, बीमारी से जकड़े हुए हैं, पीड़ित हैं, तो अभी तो आप अपना उसका इलाज कराइए। जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं उसके 3 महीने के अंतराल के बाद ज़रूर टीकाकरण कराइए। एक और सवाल है, क्या होगा अगर मुझे वैक्सीन की 2 खुराक के बीच में कोविड-19 हो जाए? हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल आपको साफ करना चाहते हैं कि हमारा जो हम टीकाकरण कर रहे हैं, कहीं दावा नहीं कर रहे हैं कि 100% आपको बीमारी नहीं होगी। जब एक महामारी के रूप में कोई बीमारी फैली है, तो संक्रमित तो हम टीका लगाने के बाद भी हो सकते हैं, मगर जो संक्रमण के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मौत, इन पे 96% की कमी आई है, रिसर्च हमें बता बिल्कुल। रही है। हुँ, ये तो कई रिसर्च साबित कर चुकी हैं। जी हाँ। जी। टीके की दोनों खुराक लेने की आवश्यकता क्यों होती है? हाँ, पहला जो टीका होता है मात्र 25 से 30% का आपको सुरक्षा देता है, कवच। अगर दूसरा हम लगा लेते हैं तो 90 से 95% का हो जाता है। तो हमें बेहतर ये है कि टीके का एहसास, डबल सुरक्षा, डबल विश्वास, ये पैदा करने के लिए जी, ज़रूरी है। बिल्कुल, ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक और सवाल लेती हूँ आगे कि मान लीजिए किसी को 2 खुराकें लग चुकी हैं और क्या उन्हें मास्क पहनने और दूसरे के साथ ज़्यादा करीब से संपर्क से बचने की ज़रूरत है? देखिए, आप फिर से एक चीज़ समझ लीजिए कि हुँ, महामारी, ये वायरस फैलता कैसे है। हुँ, अगर ये हमारे मन मस्तिष्क में क्लियरिटी आ गई तो हुँ, हर आदमी ये सवाल पूछना बंद कर देगा। बिल्कुल, देखिए, वातावरण में हमारा वायरस रहता है, सिर्फ मानव ही उसके लिए एक होस्ट का काम करता है जहाँ की वो प्रवेश कर सकता है। अब एक संक्रमित व्यक्ति ने थूका, खांसा, उसके जो कण हैं वायरस के वो चले आ रहे हैं वातावरण में। यदि हमने मास्क नहीं पहना है तो सबसे पहले नाक के द्वार से वो जाता है, मुंह वगैरह किसे नहीं जाता है, हुँ, 99% नाक के द्वार से हुँ, जाता है। तो यदि हमने अपना मास्क नहीं पहना है तो आपने तो खुला आमंत्रण दे दिया उस वायरस बिल्कुल, को, बिल्कुल, और वायरस गले गले से आपके फेफड़े को जकड़ लेगा और कॉम्प्लिकेशन कर देगा। तो मास्क और साथ में सैनिटाइजेशन, हाथ की सफाई और डिस्टेंसिंग, इस पीरियड में जब इतनी ज़्यादा लहर चल रही है कि बीमारी की, हमें तो पूरा प्रयोग करना पड़ेगा। इसको हमने शॉर्ट में अगर याद करना हो तो आप याद कर लीजिए, एसएमएस का प्रयोग करना है। टीकाकरण तो कर लिया है, साथ में एसएमएस भी जरूरी है, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, तो ज़ाहिर तौर पर जो हमारे श्रोता हैं अब एसएमएस को ज़रूर याद रखेंगे। आपने इतने अच्छे से समझाया है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि बहुत सारी महिलाएँ हैं प्रदेश की जो गर्भवती हैं, स्तनपान भी करा रही हैं उनमें से कुछ, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या उन्हें इस समय वैक्सीनेशन कराना चाहिए या वो फीडिंग करा रही हैं इसलिए नहीं कराना चाहिए? देखिए, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही भारत शासन निर्णय लेती है। जी, प्रारंभिक सब 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान हुआ था, उस वक्त प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को नहीं रखा गया था। बिल्कुल। रिसर्च जब रिपोर्ट आती है, और विदेशों को भी हम देखते हैं विश्व स्तर पे, हुँ, तो सभी गर्भवती माताओं को और लैक्टेटिंग मदर को 23 जुलाई से हम लोगों ने टीकाकरण भारत में प्रारंभ किया। और सबसे तेजी में और सबसे ज़्यादा हुँ, हमारे प्रदेश की महिलाएं आगे आई हैं। और इसलिए आप सभी से कहना है क्योंकि एक टीके से 2 जान बचेगी, बिल्कुल। एक हमारा गर्भवती का और दूसरा शिशु जो पल रहा है पेट में। और ये भी बता दें कि जब गर्भकाल होता है या शिशु काल होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो आपको तो
ज़्यादा आगे आके खुद को अपनी सुरक्षा और अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए आप खुद कदम बढ़ाएं, टीकाकरण केंद्र जाएं और टीकाकृत हों। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हमारा कार्यक्रम सुन रही होंगी, उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है, ऐसे में हमें किन-किन चीज़ों से बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? मास्क और सैनिटाइज़र और टीका, ये तीनों एसएमएस का तो पालन करना है। साथ में मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को अवेयर करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें जब तक आवश्यक नहीं हो, बहुत आवश्यक ना हो, भीड़ भरे क्षेत्रों में कृपया ना जाएं। किसी भी प्रकार का अभी सामाजिक राजनीतिक टाइप का कोई भी हम जो आंदोलन या जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसको भी रोकथाम करें। साथ में ये देखें कि जो हमारा सर्दी खांसी वाला जो व्यक्ति आपको है उसको रोकें, टोकें कि भाई साहब आप अपनी पहले जांच करा लीजिए। जांच में अगर कोविड पॉजिटिव नहीं आता है तभी आप, अदरवाइज आप आइसोलेट हो जाएं, अपने को घर में एक कमरे में कैद कर लें जहाँ पे अटैच लेट बाथ है, जिससे कि आपके परिवार की भी सुरक्षा रहेगी और हमारी सोसाइटी वालों की भी सुरक्षा है और समाज की भी सुरक्षा है। तो एक दूसरे को हम मदद करें। दूसरा ये भी हैगा कि अगर सर्दी खांसी हो भी रही है तो हमें पहला कोहनी में या हैंकरचीफ का इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो वातावरण में थूक के कण ना जाएं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि ये तो हमारे श्रोताओं के जो सवाल थे, जो भ्रम थे, उम्मीद करते हैं कि वो दूर हो गए होंगे। हम बात कर रहे थे चुनौतियों पे, जो 1 साल हमारा सफलता का रहा है टीकाकरण का, तो एक बार फिर से इस पे लौटना चाहेंगे इस टॉपिक पे। एक और सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं उसके बारे में, कि भारत वैसे भी समय समय पर टीकाकरण करता रहा है, एक बड़ा देश है, तो जाहिर तौर पर रुबेला, खसरा, बच्चों के मिशन इंद्रधनुष, इस तरह के टीका यहाँ पर लगते रहते थे। तो जब कोविड वैक्सीनेशन आया तो कितना इजी हुआ, क्योंकि पहले से ही हम इस प्रक्रिया में थे। पोलियो के घर घर ड्रॉप पहुंचाना, ये कितनी इसमें मदद मिल पाई इस अभियान को आगे बढ़ाने में? देखिए, एक चीज़ बताऊं, मैं जब 1985 में टीकाकरण इस देश में प्रारंभ हुआ था, 19 नवंबर से ही मैं टीकाकरण कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। लगातार 37 वर्ष पूरे किए हैं। ये बच्चों का और माँ का जो टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा था एक सीमित दायरे में था। इतना बड़ा लार्ज स्केल पे पूरे विश्वव्यापी टीकाकरण ये पहली बार हुआ। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में टीका, बीमारी का इलाज तो होता था मगर टीका नहीं होता था, तो टीका पहली बार हुआ। उसके बाद हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी समझने की। उनका ये कहना था कि हमारी 3 पीढ़ी हो गई है। सुई तो हमने तब लगते हुए देखी है जब इलाज को गए थे, तो हम तो बीमार हैं नहीं, हम क्यों लगाएं टीका? ये बात, इन प्रश्नों का जवाब, जटिल प्रश्नों का जटिल जवाब देना पड़ा था। और दूसरा, हमें व्यवस्थाएं इतने लार्ज स्केल पे करना है तो मानव संसाधन चाहिए, हमें मोबिलिटी सपोर्ट चाहिए, हमें उतना पैसा चाहिए। तो सब प्रकार का मैनेजमेंट के जो 6M है उसको हम पूर्ति करने में हमें बहुत चुनौतियाँ आई। हाँ, यह जरूर कहना चाहेंगे कि भारत शासन ने एक बहुत सहूलियत पूरे देश को दी कोविन पोर्टल के माध्यम से। उसने हमें बहुत मदद करी कि जो रजिस्ट्रेशन जिसको घर बैठे करना था, रेलवे टिकट सामान वो अपना बुकिंग कर लेते थे और अपना टीकाकरण केंद्र में पहुंच जाते थे। तो हमारी जो संभावित भीड़ थी उसको रोकने में मदद की, उसका सर्टिफिकेट जनरेट करने में मदद करी। तो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत मदद करी और अब जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उसी टेक्नोलॉजी को हम अब रूटीन टीकाकरण में भी लाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाकई डॉक्टर साहब, और भी ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार देखा जाए तो बढ़ता चला जा रहा है, काफ़ी केसेस भी आ रहे हैं, तो ऐसे में और क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखिए, सावधानी तो सब कुछ मालूम है, हमें सिर्फ बेसिक्स को पकड़ के चलना है कि हम लोगों के बीच में अभी यही संदेश पहुंचाएं कि हम ज़्यादातर, जैसे स्कूल अभी बंद हो गए हैं, जितना वर्क एट होम हो सके वो करें। भीड़ भरे क्षेत्रों में तो कतई ना जाएं आप। 1 महीने का आप पूरा जो भी ऑनलाइन डोर शॉपिंग कर लें। और हम लोग मंदिर पे, मस्जिद में जब जाते हैं तो आप हाथ जोड़ के यहीं से माफ़ी कर लें कि हम लोग घर बैठे ही पूजा पाठ भी अपना कर लें। हम लोग ये देखते हैं कि भीड़ कहाँ कहाँ स्थानों में है, उन स्थानों में हम लोग ना पहुँच के अभी एक दूसरे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जब ये कम्युनिटी स्प्रेड होने लगता है, ये पता नहीं चलता है कि किसके माध्यम से किसको बीमारी लगी। तो इसमें बेहतर है कि अगर आपके घर में, पहली बात तो सोशलाइजेशन कम से कम कर लें, बिल्कुल एक दूसरे के जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि खुदा न खास्ता आ भी गया कोई, तो आप मास्क लगाएं, उनको भी भेंट करें जिसमें हम घर में बैठ के भी एक दूसरे को संक्रमित
ना करें, क्योंकि मालूम नहीं है कौन कैरियर स्टेज में चल रहा है। जरूर। इस बार अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं कोविड से। तो बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। कैसे बच्चों की सुरक्षा की जाए? डॉक्टर संतोष, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। जब तक बच्चों की वैक्सीन हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, तब तक यही सुरक्षा है कि उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो पिता और माँ हैं या रिश्तेदार हैं, भाई बहन, देखिए अगर वो टीकाकरण वाली एज में है, 15 साल से अधिक उम्र के जो भी अभी छूटे हुए लोग हैं, वो तुरंत अपना एक अगर है तो दूसरा लगवा लीजिए। दोनों टीके लगाना जरूरी है। और जिनकी पात्रता हेल्थ केयर वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं या 60 साल से अधिक कोमार्बिड हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप है, अगर ये उस श्रेणी में हैंगे तो आप अपना जो थर्ड डोज है आपको लगवाना है वो तुरंत लगवाइए। अभी इंतज़ार ना करें कि मेरे पास एसएमएस आएगा, मेरे पास टेलीफोन आएगा। आप सबको मालूम है कि जिसने सेकेंड डोज लगाया था उसके 9 महीने यानी 273 दिन हो गए हैं, तो आप अपने पास के टीकाकरण में निःशुल्क टीकाकरण कराइए। वो प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं? प्रिकॉशन डोज कोई भी लगवा सकता है डॉक्टर साहब, या उसके लिए किसी उम्र का क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया है। हेल्थ केयर वर्कर हैं, शासकीय या शासकीय दोनों जी। फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इसमें हमने 4 विभाग जोड़े हैंगे, पुलिस, पंचायत, नगर निगम और रेवेन्यू, और साथ में 60 साल से अधिक उम्र के वृद्ध जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां आपने दी हैं वो हमारे श्रोता समझेंगे, और जो संभावित तीसरी लहर बताई जा रही है कोविड-19 की, उससे हम लोग जल्दी से जल्दी निजात पा लेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, बहुत सारी आपने जानकारियां दी, साथ ही बताया कि 1 साल जो सफलतम हमने पूरा किया है उसके पीछे कितनी चुनौतियां स्वास्थ्य विभाग को आप सबको देखनी पड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जिन्होंने इस टीकाकरण महोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया। तो इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में